Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। आज हम यूनिट नंबर 3 कंपनी अकाउंट से 20 MCQs लेकर आए हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए आज हमारे MCQs हैं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चलिए हम स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, जिन अंशों पर संपूर्ण अंकित मूल्य याचित नहीं किया गया है उन्हें अंश पूंजी वाले शीर्षक में किस तरह दिखाया जाएगा। शेयर ऑन विच द कंपनी हैज़ नॉट कॉल्ड द एंटायर नॉमिनल वैल्यू आर शोन इन द हेड शेयर कैपिटल एज। मतलब यहाँ इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि जिन अंशों पर पूरी राशि अभी नहीं मांगी गई है, याचित का मतलब होता है कि मांगना पैसे या मांग की जाना, तो जिन अंशों पर अभी पूरी रकम नहीं मांगी गई है तो उस रकम को हम क्या कहते हैं, अनकॉल्ड अप अमाउंट कहते हैं। और जब पूरी रकम नहीं मांगी गई होगी तो वो पैसा अभी चुकाया भी नहीं गया होगा। तो जब अंशों पर पूरा पैसा मांग लिया जाता है तो उसको हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं, और जब कॉल्ड अप हो जाता है तो उसके बाद वही अमाउंट जब रिसीव्ड हो जाता है तो उसको हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉल्ड अप अभी नहीं किया गया, जब कॉल्ड अप नहीं होगा तो फिर वो अमाउंट पेड अप भी नहीं होगा। लेकिन कॉल्ड अप के पहले कौन सी कैपिटल आती है, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल आती है, जिसको हम प्रार्थित पूंजी कहते हैं। प्रार्थित पूंजी वो पूंजी होती है जिसे अंशधारियों ने ले लिया है। जो अंशधारियों ने यानी कि शेयर होल्डर ने जिस कैपिटल को टेकन कर लिया है, ले लिया है, उसको हम सब्सक्राइब्ड कहते हैं। तो यहाँ ये कैपिटल सब्सक्राइब्ड तो है लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि जो अमाउंट अभी तक कॉल्ड अप नहीं हुआ, जो अमाउंट अभी तक याचित नहीं हुआ, वो फिर पेड अप कैसे हो सकता है। तो जब तक वो कॉल्ड अप नहीं होगा तब तक वो पेड अप भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का बी हो जाएगा। स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। जिन अंशों पर संपूर्ण अंकित मूल्य याचित व प्राप्त हो गया है उन्हें अंश पूंजी वाले शीर्षक में किस तरह दिखाया जाएगा या किस तरह दर्शाया जाएगा। शेयर ऑन विच द कंपनी हैज़ कॉल्ड एंड रिसीव्ड द एंटायर नॉमिनल वैल्यू आर शोन इन हेड शेयर कैपिटल एस। मतलब यहाँ अब अमाउंट देखिए कॉल्ड अप है, क्योंकि पैसा मांग लिया गया है, तो ये अमाउंट यहाँ क्या है, कॉल्ड अप है। और कॉल्ड अप के बाद रिसीव्ड भी लिखा है, इसका मतलब क्या है कि अमाउंट कॉल्ड अप भी है और उसके बाद क्या है, अमाउंट जो है वो रिसीव्ड भी हो गया है। और अमाउंट रिसीव्ड हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पेड अप भी कहते हैं। तो कॉल्ड अप भी है, पेड अप भी है, और कॉल्ड अप के पहले क्या होता है, सब्सक्राइब्ड भी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट जो है वो यहाँ सब्सक्राइब्ड भी है और अमाउंट शेयर होल्डर ने फुल्ली पेड भी कर दिया है। तो यहाँ किस शीर्षक में इसको दिखाया जाएगा, तो सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड अप में दिखाया जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ आपका ए हो जाएगा। इसके बाद हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्रीन पर, निर्गमन के 10 वर्ष पश्चात शोधनीय ऋणपत्रों को किस तरीके से दिखाया जाता है। तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं कि ये रिडीमेबल डिवेंचर क्या होते हैं और इन्हें किस तरह दिखाया जाता है। तो देखें सबसे पहले कि जो रिडीमेबल डिवेंचर होते हैं वो कंपनी की एक एक्सटर्नल लायबिलिटी होते हैं, और रिडीमेबल डिवेंचर वो होते हैं जिनका 10 साल के बाद या 5 साल के बाद या कंपनी जब एग्रीमेंट करती है तो उस एग्रीमेंट में यानी उस ऋण पत्रों में लिख दिया जाता है कि ये डिवेंचर इतने साल के बाद क्या होंगे, रिडीमेबल होंगे, मतलब इतने ईयर के बाद क्या होंगे, वो पेबल होंगे। तो इनको क्या कहा जाता है और लायबिलिटी में कहाँ दिखाया जाता है। तो याद रखिए डिवेंचर कंपनी की क्या है, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और दीर्घकालीन उधार में इनको दिखाया जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के लिए ऋण पत्र क्या हैं, दीर्घकालीन उधार हैं, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर हम देख लेते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या दिया है। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते को
कहाँ किस शीर्षक में दिखाया जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज़ शोन अंडर द हेड। तो आपको पता है कि आपकी लाइबिलिटी में एक हेड होता है जो कि सब हेड कहलाता है, और सब हेड किस में आता है, ये शेयर कैपिटल में आता है, जिसका नाम रिजर्व एंड सरप्लस है, जिसको हम संचय एवं आधिक्य कहते हैं। संचय एवं आधिक्य में इसको दिखाया जाता है। तो आपके इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, जिसको हम SPR यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, हिंदी में प्रतिभूति प्रीमियम संचय कहते हैं। प्रतिभूति प्रीमियम संचय को लाइबिलिटी साइड कहाँ दिखाया जाता है, तो लाइबिलिटी में इसको संचय एवं आधिक्य यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। तो राइट आंसर फोर्थ क्वेश्चन का आपका ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अल्पकालीन आयोजन है, मतलब कौन सा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है, इनमें से कौन सा अल्पकालीन आयोजन है। तो पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका प्रस्तावित लाभांश हो जाएगा, मतलब प्रपोज डिविडेंड। जो लाभांश अभी तक प्रस्तावित हुआ है और उस प्रस्तावित लाभांश को शॉर्ट टर्म प्रोविज़न कहते हैं, मतलब यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि कंपनी की जब बैलेंस शीट बनती है तो कंपनी की बैलेंस शीट में प्रपोज्ड डिविडेंड को कहाँ लिखा जाता है, प्रपोज्ड डिविडेंड को शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में लिखा जाता है, मतलब प्रस्तावित लाभांश को अल्पकालीन आयोजन में लिखा जाता है, क्योंकि कुछ समय के बाद इसका पेमेंट हो जाएगा। तो ये कंपनी की एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है और इसको शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में लिखा जाता है। अब स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आप अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है लाभांश किस पूंजी पर दिया जाता है। लाभांश मतलब कि डिविडेंड इज पेड ऑन विच कैपिटल। तो बताइए आप लाभांश किस पर दिया जाता है, क्या ये ऑथराइज्ड कैपिटल पर दिया जाता है, नहीं, ये अधिकृत पूंजी या जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम नॉमिनल कैपिटल कहते हैं, उस पर भी नहीं दिया जाता, इशूड कैपिटल पर भी नहीं दिया जाता, लेकिन लाभांश हमेशा चुकता पूंजी पर दिया जाता है, पेड अप अमाउंट पर दिया जाता है। जो भी शेयर होल्डर ने कंपनी को पे कर दिया है उस पेड अप अमाउंट पर क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। तो याद रखिए डिविडेंड जो होता है वो शेयर होल्डर की क्या होता है, इनकम होता है, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो कंपनी के लिए डिविडेंड क्या है, एक एक्सपेंस है, लेकिन शेयर होल्डर के लिए देखें डिविडेंड तो क्या है, इनकम है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको किस पूंजी पर दिया जाता है, तो लाभांश हमेशा चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल पर दिया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्या है। तो 7वां क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ऋणपत्र कहाँ दर्शाए जाते हैं या किस शीर्षक में लिखे जाते हैं। डिवेंचर्स आर शोन अंडर द हेड। डिवेंचर यानी कि ऋणपत्र, इनको कहाँ लिखा जाता है, तो ऋणपत्रों को जैसा अभी हमने एक क्वेश्चन में बताया था, ये कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और इनको दीर्घकालीन उधार में कंपनी की लाइबिलिटी में लिखा जाता है। और कंपनी की ये लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के साथ साथ ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी है। तो याद रखिए नेचर में अगर पूछा जाए टाइम बेसिस पर देखें तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, और अगर हम इसको इंटरनल और एक्सटर्नल बेसिस पर देखा जाए तो ये एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, मतलब बाह्य दायित्व है। तो कंपनी के जो ऋणपत्र होते हैं वो बाह्य दायित्व भी हैं और दीर्घकालीन उधार भी कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आपको अपने पेड कोर्स के बारे में भी बता रहे थे कि हमारा कोर्स जो है वो चल रहा है, 2 बैचेस हमारे चल रहे हैं। अभी बहुत से ऐसे एडमिशन हो रहे हैं जिन्होंने किसी दूसरे कोर्स को ले रखा है, लेकिन जब उन्होंने हमारे कंटेंट को देखा तो हमारे कंटेंट देखने के बाद उनको लगा कि हमारा कोर्स जो है वो और बेनिफिशियल है और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकती है। तो अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरे कोर्स को ले रखा है, तो वो भी हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। आप वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं और हमारे पास से भी पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरीके से आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए याद रखिए आप, ये ज़रूर नहीं है कि एक बार हमने एक कोर्स ले लिया तो अब हम दूसरा कोर्स नहीं ले सकते। तो जो लोगों ने अभी
एक कोर्स लिया है और उनको लगता है कि वहाँ पूरी तैयारी नहीं हो पाएगी, तो वो हमारे कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो इस तरह आपकी डबल तैयारी हो जाएगी और अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप दो जगह से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित आपका डबल फ़ायदा भी होगा। और ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक कोई भी कोर्स को नहीं लिया है तो वो हमारे कोर्स पर विचार कर सकते हैं और हमसे फ़ोन पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस तरह की प्रैक्टिस सीरीज़ हम लेकर आ रहे हैं, इस तरीके के डेली बेसिस पर हम प्रैक्टिस सेट अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये ना सोचिए कि जब पूरा कोर्स हो जाएगा उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। आज पढ़ाई करते जाएं और आज ही से प्रैक्टिस स्टार्ट करें, क्योंकि अब कंपटीशन लेवल बहुत हाई है और उस हाई लेवल को आपको मेंटेन करने के लिए, उस कंपटीशन को आपको क्या करना पड़ेगा, एक हाई लेवल की प्रैक्टिस और एक हाई लेवल की स्टडी की ज़रूरत होगी। तो निश्चित ही हमारा कोर्स जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 पर्टिकुलर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, निर्मित माल के विक्रय को किस शीर्षक में दिखाया जाता है। तो याद रखिए, जो निर्मित माल का विक्रय होता है, जिसको हम बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इज शोन अंडर दी हेड। तो निर्मित माल के विक्रय को कहाँ लिखा जाता है? निर्मित माल के विक्रय को इनकम स्टेटमेंट में परिचालन से आय के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो इनकम स्टेटमेंट जो है, जिसको आज हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं और पहले इसको लाभानी खाता यानी कि पीएल अकाउंट कहा जाता है, उस इनकम स्टेटमेंट में निर्मित माल के विक्रय को कहाँ दर्शाया जाता है? तो उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दर्शाया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। व्यापारिक रहतिये के विक्रय को कहाँ दिखाया जाता है? तो जो भी स्टॉक हमारा बिकता है वो हमारी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि स्टॉक को हमें खरीदना वो हमारी क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और स्टॉक को बेचना वो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो ये हमारी अदर इनकम तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? उससे होने वाली इनकम को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, मतलब परिचालन से आय कहते हैं। तो याद रखिए, निर्मित माल का विक्रय हो या व्यापारिक स्टॉक का विक्रय हो, दोनों हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जिसको हम परिचालन से आय कहते हैं। तो याद रखिए, अब जो हम पहले विक्रय लिखते थे, जिसको हम शुद्ध विक्रय लिखते थे, उस विक्रय के लिए अब एक नया शब्द आ गया है और उसका नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम होती है, जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट होती है। तो व्यापार में विक्रय करना, गुड्स को सेल आउट करना क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसलिए इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा जाता है। तो इसको आप याद रखिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या दिया गया है। तो स्क्रीन पर दिया गया है, गैर वित्तीय कंपनी की ब्याज से आय क्या होगी। तो जो भी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, उस नॉन फाइनेंशियल कंपनी से मिलने वाले इंटरेस्ट की इनकम को हम क्या कहेंगे? तो उसको अदर इनकम कहा जाएगा, अन्य आय कहा जाएगा। ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं हो सकती, क्योंकि हम अपनी कंपनी में अगर हम बिजनेस में कुछ ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसे कमाते हैं तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। लेकिन दूसरी कंपनी में पैसा लगाना हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। फॉर एग्जांपल, यदि हमने बैंक में पैसे जमा कर रखे, हमारी कंपनी के पैसे बैंक में जमा है और बैंक में जमा पैसे से हमें अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है, जिसको इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कहेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट हमारी क्या होगी? अदर इनकम होगी, क्योंकि वो बिजनेस में गुड्स को सेल आउट करने से जनरेट नहीं हुई है। तो जो इनकम बिजनेस में गुड्स को सेल आउट करने से जनरेटेड ना हो, वो आपकी अदर इनकम कहलाएगी। और बिजनेस में गुड्स को सेल आउट करने से या स्टॉक को बेचने से होने वाली इनकम को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। जैसे प्रीवियसली आपने 2 क्वेश्चंस में देखा कि अगर व्यापार का स्टॉक बेचा है तो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मतलब ऑपरेटिंग इनकम है। लेकिन अगर हम बैंक में कुछ पैसा जमा करें और बैंक में पैसे जमा करने पर हमको इंटरेस्ट मिलता है, ये हमारी कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। और जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, संचालन क्रिया नहीं है या परिचालन क्रिया नहीं है, तो उससे होने वाली आय भी हमारी क्या होगी? अदर इनकम होगी। वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि ऑपरेटिंग इनकम नहीं हो सकती। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, और भी आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्क्रीन पर देख लेते हैं कि अगला पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके लिए क्या दिया गया है। तो इस अगले पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए।
दायित्वों की कुल राशि में क्या शामिल होता है? द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी साइड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो लाइबिलिटी में पूछ रहे हैं कि कंपनी की जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो लाइबिलिटी में किस अमाउंट को लिखा जाता है, और किस अमाउंट में ये पूछा गया कुल राशि में किसको शामिल करते हैं। तो याद रखिए लाइबिलिटी में तो ऑथराइज्ड कैपिटल भी आती है, इशूड कैपिटल भी आती है और सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी आती है, लेकिन टोटल अमाउंट के कॉलम में किसको लिखा जाता है? तो टोटल अमाउंट के कॉलम में सिर्फ पेड अप अमाउंट को लिखा जाता है, और पेड अप कैपिटल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चुकता पूंजी। एक अंशधारी को जो अंश दे दिए गए हैं या जितनी अंश पूंजी दे दी गई है उसको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। जो जनता में इशू की गई है उसको इशूड कैपिटल कहते हैं। जो जनता से मांग लिया उसको कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं, लेकिन जो जनता ने चुका दिया उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। और पेड अप कैपिटल को ही कहाँ लिखा जाता है? कुल राशि वाले कॉलम में लिखा जाता है। याद रखिए यहाँ पूछा गया है टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी साइड पूछा है, तो लाइबिलिटी साइड में तो सारी कैपिटल्स आती हैं, लेकिन टोटल अमाउंट यानी कि अमाउंट वाले कॉलम में कौन सा अमाउंट आएगा? तो हमेशा वहाँ पेड अप कैपिटल आता है, जो अंशधारी ने चुका दिया है वो आता है। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग नहीं हो सकता। तो याद रखिए सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग क्यों नहीं हो सकता? सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग कहाँ नहीं हो सकता? तो सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग लाभांश बांटने में नहीं हो सकता। डिविडेंड को बांटने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ नहीं किया जा सकता। जबकि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहाँ यूज़ हो सकता है? बी ऑप्शन में यूज़ हो सकता है, सी में यूज़ हो सकता है और डी में यूज़ हो सकता है। क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या है? एक पूंजीगत मद है, और इससे पूंजीगत व्ययों का अपलेखन हो सकता है, पूंजीगत हानियों का अपलेखन हो सकता है। एक कैपिटल प्रॉफिट से दूसरे कैपिटल लॉस को क्या किया जा सकता है? राइट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन डिविडेंड इससे नहीं बांटा जा सकता। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद हम आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या है। कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी द्वारा अंशों को डिस्काउंट पर निर्गमित ना करने के लिए कौन सी धारा है? तो इस क्वेश्चन को ऐसा पूछा गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 में किस धारा के अंतर्गत कंपनी द्वारा अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं किया जा सकता? तो सेक्शन 53 इसके संबंध में है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कि सेक्शन 53 क्या है। सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट 2013 में ये व्यवस्था है इस सेक्शन में कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को किस पर इशू नहीं कर सकती? कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, और इसकी व्यवस्था किस में है? सेक्शन 53 में है। लेकिन सेक्शन 54 भी है जो बट्टे पर अंशों के निर्गमन पर क्या करती है? परमिट करती है। तो सेक्शन 54 क्या है? ये स्वेट इक्विटी शेयर से रिलेटेड है, और स्वेट इक्विटी शेयर वो होते हैं जो किसको इशू किए जाते हैं? वो कंपनी के कर्मचारियों को इशू किए जाते हैं जो कंपनी में अपना खून और पसीना लगाते हैं, उनको स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर क्या डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं? तो हाँ, सेक्शन 54 कहता है कि स्वेट इक्विटी शेयर बट्टे पर निर्गमित हो सकते हैं, डिस्काउंट पर जारी हो सकते हैं, लेकिन सेक्शन 53 कहता है कि कोई भी शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता। तो डिस्काउंट पर इशू करने के लिए प्रतिबंध लगाने वाली धारा जिसके अंतर्गत बट्टे पर शेयर का इशू होना प्रतिबंधित है वो सेक्शन 53 है। लेकिन सेक्शन 54 कुछ विशेष कंडीशन में कंपनी के अंशधारियों को बट्टे पर इशू किया जा सकता है, अंशों का निर्गमन बट्टे पर किया जा सकता है। तो सेक्शन 54 इसके संबंध में है। ये दोनों सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को आप याद रखिए। इसके बाद आगे देख लेते हैं स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्या है कि समता अंशधारी क्या होते हैं। तो आपको पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के वास्तविक क्या होते हैं? मालिक होते हैं। कंपनी के क्रेडिटर कौन होते हैं? तो कंपनी के क्रेडिटर
डिवेंचर होल्डर होते हैं, यानी कंपनी के लेनदार ऋण पत्रधारी होते हैं। अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता कि ऋण पत्रधारी क्या होते हैं तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता, ए हो जाता। लेकिन यहाँ समतांशधारी पूछे गए हैं, तो याद रखिए कंपनी में समतांशधारी कौन होते हैं। कंपनी के समतांशधारी कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। याद रखिए कंपनी एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसमें पैसे लगाने वाले कंपनी के मालिक होते हैं, जिन्हें हम शेयर होल्डर कहते हैं, और कंपनी को चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जिनको हम संचालक मंडल कहते हैं। कंपनी में पैसा लगाने वाले कोई और होते हैं और कंपनी को चलाने वाले कोई और होते हैं। तो इसलिए ये फैक्ट आप यहाँ याद रखिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि और पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हैं आपके लिए, तो जल्दी से हम इनको ले लेते हैं। और देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन पर्टिकुलर क्या दिया गया है। कंपनी किसके द्वारा निर्मित होती है, तो याद रखिए कंपनी किसके द्वारा निर्मित होती है, तो कंपनी इज़ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कंपनी कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, या कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कोई भी कंपनी हो उसका रजिस्ट्रेशन किसी न किसी कंपनीज एक्ट में होगा, तब वो कंपनी कहलाएगी। तो कंपनी का जो जन्म होता है वो विधान यानी कि कानून के द्वारा होता है। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपनी का निर्माण साधारणतया किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो कंपनी जनरली क्रिएटेड होती है किसके लिए, लाभ कमाने के लिए होती है, और लाभ कमाने के लिए कंपनी बनाई जाती है, मतलब प्रॉफिट अर्निंग करना कंपनी का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कंपनी निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं, तो एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। तो याद रखिए एक प्राइवेट कंपनी में कम से कम सदस्यों की संख्या 2 होती है और अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 200। तो इसको इस तरह याद रखें, 2 और 200, 2 और 200। तो ये याद रहेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 होंगे, जबकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे, 200 होंगे। तो ये हमने किस कंपनी का बताया आपको, निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी का बताया। जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम सदस्यों की संख्या क्या होती है, 7 होती है, और मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो ये अंशों की संख्या तक हो सकती है, अंशों की संख्या तक सीमित हो सकती है, मतलब नंबर ऑफ शेयर तक इसको सीमित किया जा सकता है। तो प्राइवेट कंपनी में 2 मिनिमम हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब स्क्रीन पर आखिरी क्वेश्चन हम ले लेते हैं, और आखिरी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है। तो कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के संबंध में हमने भी वीडियो बनाए हुए हैं और उनमें आप देख सकते हैं। तो काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी की और उसके साथ साथ कंपनी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, इनके संबंध में भी वीडियो बनाए गए हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और वहाँ चैनल पर आपको कंपनी से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कंपनी एक्ट में भी ये शेयर कैपिटल किस में आता है, और शेयर कैपिटल के साथ साथ कंपनीज एक्ट 2013 के नए नए प्रावधान और नए सेक्शन क्या हैं वो भी हमने कवर कर रखे हैं। तो आप उनको जाके वहाँ देख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि क्या कंपनी का फीचर नहीं है। तो कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी का फीचर है, क्योंकि कंपनी कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, और कंपनी कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, विधान द्वारा निर्मित होती है। लेकिन कंपनी का जो दायित्व है वो असीमित नहीं होता, बल्कि कंपनी का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी ये कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अनलिमिटेड लायबिलिटी किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये पार्टनरशिप का है। इसको आप याद रखिए। पार्टनरशिप में जो भी शेयर होल्डर होते हैं, उस पार्टनरशिप में शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड। तो ये पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक है, और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कंपनी का। तो यहाँ नॉट वर्ड पूछा गया था, वो पूछा गया था जो कंपनी की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये लगभग 20 MCQs हम लेकर आए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और इसके साथ साथ
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पेड कोर्स में हम काफ़ी कुछ आपको अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सीरीज़ लेकर आ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे वीडियो लेक्चर और PDF फाइल भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पूरे कोर्स की आप हमसे जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद हमारे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।